नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आज पूरे देश की नजर सिर्फ एक खबर पर थी। पूरे देश की नजर सिर्फ बिहार पर थी। लेकिन बिहार में नीतीश ने जो बात कही, उसके बाद चारों तरफ बहस यह हो गई कि क्या नीतीश वाकई में मोदी को 2024 में हरा पाएंगे? क्या नीतीश वाकई में मोदी को और मोदी के सामने 2024 की चुनौती पेश कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश टक्कर दे पाएंगे? यह नीतीश ने ख्वाब पाला हुआ है या इसमें कुछ हकीकत भी है? क्या नीतीश अकेले ऐसा कर पाएंगे या नीतीश इस तैयारी में है कि वो यूपीए के संयोजक बन जाएं? क्या नीतीश इस तैयारी में है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पूरे विपक्ष को एकजुट करके, पूरे विपक्ष को एक साथ खड़ा करके मोदी को चुनौती दे पाए? नीतीश 2014 में ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नीतीश 2014 में औंधे मुंह गिरे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब टक्कर दे रहे थे। आप जानते हैं, नीतीश 2014 में सिर्फ 2 सीटें जीत पाए थे, सिर्फ 2 सीटें जब मोदी के खिलाफ लड़े थे। लेकिन नीतीश 16 सीटें सांसद की लोकसभा में जीत पाए जब मोदी के साथ लड़े। तो नीतीश मोदी के बिना कितने कमजोर हैं और नीतीश मोदी के साथ कितने मजबूत थे, यह उनको इल्म नहीं है। और अब उनका जो मुगालता है वो ये कि 24 में मोदी को हटा देंगे। नीतीश सोच रहे हैं 24 में मोदी को खत्म कर पाएंगे, हरा पाएंगे। क्या यह मुमकिन है? और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने सियासी स्वार्थ के लिए, सिर्फ नफे और नुकसान के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं और ऐसे सभी लोगों का शॉर्ट सर्किट होता है। क्या मोदी भी नीतीश का सियासी सर्किट हटाने वाले हैं? ये रिपोर्ट देखिए। में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो नसर। शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, राजनीतिक फायदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। वैसे तो सियासत में कुछ भी असंभव नहीं और इसीलिए सपने देखने भी बेहद जरूरी है। लेकिन क्या नीतीश कुमार दिन में भी सपने देखने लगे? मोदी को 2014 में रोकने की ठानी थी लेकिन फेल हो गए और अब 2024 में फिर वही पुराना ख्वाब है। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। हालांकि नीतीश पीएम पद पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। जब मीडिया सवाल पूछती है तो दो टूक कह देते हैं कि मैं किसी पद का दावेदार नहीं। खुद सुनिए। सर 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। सर 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। लेकिन अगली ही लाइन में जोड़ भी देते हैं कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो नसर। शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, राजनीतिक फायदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं जो सीधा कह रहे हैं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट जरूर होता है।
क्या नीतीश ने वो शॉर्टकट अपना लिया है और सियासत का शॉर्ट सर्किट 2024 में नीतीश का होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उस स्थिति में है कि उन्हें 2024 में चुनौती दे पाए? आइए एक नजर आपको दिखाते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसी तरह का चैलेंज पेश करने की स्थिति में है नीतीश कुमार? वो ग्राफिक दीजिए अगर आपके पास है कि नीतीश कुमार इस स्थिति में है या नहीं। तो पहली बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता हैं। वैश्विक नेता के तौर पर उनकी पहचान है। मोदी का जो कद है वो लगातार मजबूत हो रहा है, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में। बीजेपी का जनाधार पूरे देश में बढ़ रहा है। मोदी की छवि मजबूत नेता के तौर पर है। मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। लेकिन इसके उलट देखिए, बात नीतीश कुमार की करेंगे। नीतीश कुमार बेशक ये ख्वाब देख रहे हो कि मोदी को हरा देंगे, 2024 में चुनौती पेश करेंगे, विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे। क्या ऐसा कर पाएंगे? तब नीतीश कुमार बिहार के नेता के तौर पर उनकी पहचान है। सिर्फ बिहार से बाहर साउथ में कोई स्वीकार्यता है नीतीश की? नॉर्थ ईस्ट में कोई स्वीकार्यता है? कहां आखिर नीतीश जाएंगे? बिहार में लगातार नीतीश का जनाधार घट रहा है, लगातार उनका वोट परसेंटेज कम हो रहा है, उनकी सीटें कम हो रही हैं और नीतीश की हालत यह हो गई है कि आरजेडी बीजेपी से भी नीचे आ चुके हैं। तीसरे नंबर पर नीतीश की जेडीयू सिर्फ बिहार तक सीमित है। पलटूराम की छवि सियासी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। आखिर विपक्ष किसी ऐसे शख्स को क्यों चेहरा बनाएगा जो बार बार पलट जाता है? आखिर विपक्ष नीतीश कुमार के साथ क्यों जाएगा जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता? क्योंकि नीतीश न जाने अब तक कितनी बार 360 डिग्री घूम चुके। इसकी आशंका बहुत कम है कि विपक्ष नीतीश कुमार को अपना प्रतिनिधि बनाएगा या प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाएगा। इसकी संभावना बहुत कम है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। आइए आपको सुनवाऊंगा भी, लेकिन यह जो मैंने आपको दिखाया कि नीतीश की स्थिति क्या है यह आपने जान ली। अब जरा सुनिए, बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी कह रही है नीतीश मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार दिन में भी ख्वाब देखने लगे। सुनिए जरा। और विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है, ये वहां का ख्वाब देख रहे हैं। आप कहते हैं ना, इनका ख्वाब मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा। और जो भ्रष्टाचारी आतंकवादी को साथ देने वाला वो भी दोषी होता है। और अब ये वहाँ गद्दी के लिए नहीं, अब दिल्ली के तिहाड़ जेल जाने की ये भी तैयारी कर रहे हैं। उनके लोग कहना शुरू किए हैं पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल। और गठबंधन भी इसी आधार पर हुआ है। जब तक दोनों का स्वार्थ एक तरह रहेगा। क्या स्वार्थ? उनके उसको सत्ता मिलना नहीं था, सत्ता मिल गया आरजेडी को। आइन को प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार बनने का कोई जगह नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई वैकेंसी है नहीं। और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 2029-24 कौन कहे भारत में प्रधानमंत्री का वैकेंसी नहीं है। और आज नीतीश कुमार कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के बजाय इधर उधर की बात मत कर, सीधा सीधी बताओ कि अब मेरा उम्र हो रहा है, आपके यहाँ तो मैं उम्मीदवार भी नहीं बन सकता, इसीलिए तेजस्वी के चरणों में आया हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए। दिन में ख्वाब देने पर कोई पाबंदी नहीं है जनाब, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है पीएम के पोस्ट के लिए, 24 में भी 29 में भी। कि इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी नहीं, 7 जन्म में भी नहीं, और 77 बार जन्म लेंगे तब भी आगे न मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दी। भगवान राम ने ऐसा बाण छोड़ा कि बिहार से सफाया हो गया बीजेपी का। अब पूरे देश से लक्ष्मण जी बाण छोड़ेंगे तो पूरे देश से नरेंद्र मोदी का कुर्सी साफ हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है, कोई विकल्प नहीं है। और मैं समझता हूं कि आजादी के बाद पहला बार इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर देश को मिला है। यह देश को गर्व है प्रधानमंत्री पर। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार को यकीन है कि वो 24 में मोदी को टक्कर दे सकते हैं, या नीतीश कुमार इस वक्त इनसिक्योर है,
डरे हुए हैं। उन्हें यह लग रहा है कि उन्होंने कह तो दिया कि 24 में मोदी को हटाएंगे, लेकिन डर यह है कि तेजस्वी यादव कितने दिन उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने देंगे। वजह साफ है, तेजस्वी और आरजेडी के पास नीतीश से दोगुने विधायक हैं, और दोगुने विधायक होने के बाद भी अगर आरजेडी ने कॉम्प्रोमाइज किया है तो वक्ती कब तक? क्या 2025 तक आरजेडी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर रहने देगी, या बार बार कोई नेता तेज प्रताप जैसा या कोई और नेता खड़ा होगा और कहेगा कि दुगने विधायक हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी, रहो या छोड़ो। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा कि आखिर यह कैसे मुमकिन होगा, कैसे संभव होगा कि नीतीश कुमार, ये देखिए नीतीश वर्सेस ऑल आप देख रहे हैं, मोदी वर्सेस ऑल। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और पूरी टीम को देख रहे हैं। यह टीम जो है, इससे पता चलता है, ये मैं आपको बताता हूं बड़ी चीजें। अब मैं आपको वो नतीजे बताने जा रहा हूं कि जो नतीजे ये बताएंगे कि आखिर कैसे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये लोग कहां ठहरते हैं। अब जरा देखिए 2014 ये इसको रोकिए, 2014 में 300 से ज्यादा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीती। 2014 में 300 से ज्यादा सीटें जीती गई, और बाकी जिसमें ऑल थे 14 में, आपको याद होगा नीतीश कुमार मोदी से अलग हो गए, और सीटें कितनी जीती थी 14 में? सिर्फ 2। नीतीश को सिर्फ 2 सीटें मिली, यानी मोदी के खिलाफ लड़े। ये देखिए, मोदी के खिलाफ लड़े तो मोदी ने तो जीत ली 303। नीतीश जब साथ लड़े, पहला वाला ग्राफिक दीजिए, नीतीश कुमार जब 2019 का ग्राफिक से, अभी मैं 14 की बात कर रहा हूं, नीतीश जब खिलाफ लड़े तो 2 सीटें जीती, ममता बनर्जी ने 23, स्टालिन ने 24 और अखिलेश ने 3 सीटें जीती। अब जरा आपको दिखाता हूं 19 में, देखिए क्या हुआ। 19 में बाजी पलट गई। नीतीश कुमार क्योंकि मोदी के साथ थे तो कितनी सीटें जीत पाए? 2 नहीं, 16। 14 में 2 थी और 19 में 16 हो गई। मूव कीजिए आगे से। सोनिया गांधी 53 सीटें। यूपीए का हाल क्या हुआ 2019 में सबने देखा, केजरीवाल 0। मोदी के सामने देखिए बाकी लोग कितनी सीटें जीत सके। ममता बनर्जी 23 सीटें जीती टीएमसी ने, और स्टालिन ने 24 सीटें जीती। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव के पाले में 3 सीटें आई, और केसीआर 9 सीटें जीती केसीआर ने। सवाल बुनियादी यह है, उद्धव ठाकरे 19 सीट। सवाल यह है कि ये जो टीम है जिसमें शरद पवार यानी एनसीपी ने 5 सीटें जीती, ये टीम मिलकर भी क्या मोदी से मुकाबला कर सकती है? 303 सीटें जीती एनडीए ने, और क्या 2024 में ये लड़ने की स्थिति में है? लोग क्या कह रहे हैं वो तो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं, उस स्ट्रैटेजिस्ट को सुनाता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, प्रशांत किशोर, और नीतीश कुमार को जिताने में भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। और नीतीश की तो पार्टी में थे, लेकिन नीतीश ने प्रशांत किशोर को भी किनारे लगा दिया। वो प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, रणनीतिकार, वो क्या कह रहे हैं? क्या नीतीश 24 में मोदी को हटा देंगे? प्रशांत किशोर को सुनिए। क्या लगता है कि ये लास्ट शॉट है प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशन के लिए? आपने भी तैयारी की थी 2017 में, आप इनको बड़ा नेता बनाना चाहते थे, देश भर के तमाम मुख्यमंत्रियों से आप मिल रहे थे। ये तो देखिए, ये बिल्कुल ही मीडिया का क्रिएशन है कि आप, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहार स्पेसिफिक, बिहार सेंट्रिक प्रयोग है, इसमें कोई नेशनल बात है नहीं। कोई भी काम, बिहार बड़ा राज्य है, वहां कोई राजनीतिक डेवलपमेंट होगा तो उसका नेशनल इम्प्लीकेशन हो सकता है, लेकिन नेशनल रणनीति बनाकर या कोई परियोजना बनाकर उसके बाद इसको बिहार में किया जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता कि शरद पवार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, आप स्टालिन के साथ काम कर चुके हैं, वो लोग इनके इर्द गिर्द आएंगे? क्योंकि शरद पवार एक मुख्य भूमिका में है। मुझे ये सब पता नहीं है। शरद पवार जी की खुद की सरकार वहां महाराष्ट्र में चली गई, वो नहीं बचा सके तो देश भर में क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे नजर से जो मेरी समझ है, शायद गलत होगी, कि बिहार में जो हुआ ये बिहार
सेंट्रिक प्रयोग है। इसमें नीतीश कुमार जी एक फॉर्मेशन से निकल के दूसरे फॉर्मेशन में जा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद इस नए फॉर्मेशन, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस कहने का मतलब कि पूरे देश भर में नीतीश कुमार को कोई मानेगा नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। मैं कह रहा हूं कि वो अभी एजेंडा ही नहीं है। जितना मैं थोड़ा बहुत नीतीश कुमार को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि इससे नेशनल कुछ हो जाएगा। और आइए, प्रशांत किशोर को आपने सुन लिया, वो बता रहे हैं किसमें कितना है दम मोदी के सामने। तो आइए मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री की रेस में 2024 में बहुत से नुमाइंदे हैं, सभी चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना। नीतीश जिस पाले में गए हैं वहां वो अकेले नहीं है। देखिए कितने लोग हैं और सब साथ साथ तो हैं, लेकिन कभी भी कोई भी किसी का भी हाथ झटक सकता है। 2024 में एनडीए की तरफ से चेहरा इकलौता है मोदी। मोदी विपक्ष में तो उम्मीदवार विपक्ष में कई हैं, बहुत लंबी रेस है। नीतीश की एंट्री से आपको बताऊं, विपक्ष में इस वक्त खलबली मची हुई है। उन्हें लग रहा था हम रेस में सबसे आगे हैं मोदी के सामने, लेकिन नीतीश आ गए। अगर आप सोचिए, मुझे तो याद नहीं आता सुबह से नीतीश की शपथ लेने के बाद कितने बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। क्या उन लोगों ने बधाई दी है जो खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार समझते हैं? शायद नीतीश को किसी ने बधाई नहीं दी। तो कैसे स्वीकारेंगे नीतीश को उम्मीदवार के तौर पर? नीतीश के लिए विपक्ष का चेहरा बनना मुश्किल है। पहली वजह कांग्रेस में एक शख्स न जाने कब से पीएम इन वेटिंग है। कांग्रेस नहीं होगी नीतीश के नाम के लिए तैयार। सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके अपने युवराज इंतजार में है कि कभी तो शतक तक पहुंचे आंकड़ा, तो शायद उम्मीदवारी में कुछ दावेदारी बढ़े। नीतीश सिर्फ बिहार तक सीमित है, दूसरे दल के समर्थन पर निर्भर है। ममता बनर्जी, केजरीवाल भी नीतीश कुमार का साथ नहीं देंगे, क्योंकि केजरीवाल अपना दायरा बढ़ा चुके हैं। अब केवल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, उनके पास पंजाब भी है, गोवा में भी तैयारी चल रही है और गुजरात में भी चल रही है। तो केजरीवाल भी खुद को किसी से कम नहीं मानते। ममता बनर्जी को लगता है कि सबसे ज्यादा स्वीकार्य नेता वही है। अखिलेश भी उनसे बात कर रहे हैं, वो नीतीश से भी बात करती हैं, इसलिए उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए वो चेहरा होंगे। आइए दक्षिण भारत में चलते हैं। वहां स्टालिन और केसीआर नीतीश का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद को ही मानते हैं कि इनकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा है। और अब आइए उद्धव और शरद पवार के नीतीश को समर्थन को लेकर सस्पेंस बना हुआ। तो लब्बो लोआब ये है कि नीतीश के साथ आकर खड़ा कोई नहीं होगा। नीतीश मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन कितने दिन के मुख्यमंत्री हैं यह भी कोई नहीं जानता, क्योंकि आज खुद राबड़ी देवी ने कहा है कि एक दिन मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे। तेजस्वी मुख्यमंत्री तो बनेंगे, तो कब बनेंगे? तेजस्वी मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे। तो नीतीश को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी इस गठबंधन में रहते हुए। अब जरा सुनिए, मेरी सहयोगी सलोनी ने तेजस्वी से बात की। धरना पर नहीं बैठने का राजघाट उनके बारे में हम क्या कहें? बैठे रहने दीजिए। जब वक्त था बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जा देने का, विशेष पैकेज देने का, अभी भी तो है ना केंद्र में। अरे इतना तो उनको बोलिए वहां भी धरना दे दें, दिल्ली भी बैठ जाएं, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बैठ जाएं और कम से कम बिहार को उसका वाजिब हक तो दिलाएं। सर, कितनी मजबूती से सरकार चलेगी? एक बात बड़ी मजबूती के साथ। आपको बहुत शुभकामनाएं। और ये बताइए, आप डिप्टी सीएम के तौर पर कैसे अपने वादे पूरे करेंगे जो पहले किए थे? आप देखिए, अब तो समय बताएगा। जो कमिटमेंट हमने किया था 2020 में, आदरणीय नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई है और सभी बातों से वो सहमत है। और जल्द ही 1-2 महीना में जहां तक रोजगार नौकरियों की बात थी, वो हम लोग पूर्ण करेंगे। राबड़ी देवी जी, कितनी खुश हैं आप उप मुख्यमंत्री हैं? बहुत खुश हैं कि बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। अब ये सरकार मजबूती से चलेगी? बहुत मजबूती से चलेगी, आगे तक 25 तक चलेगी। 25 तक चले। तेज प्रताप जी बहुत बधाई आपको। ये सरकार कितनी मजबूती से चलेगी? पूरा मजबूत है हम लोग, मजबूती से हम लोग नौजवान काम करेंगे। जो सपने आप लोगों ने देखे थे, जो वादे आप लोगों ने किए थे, वो अब जनता के जरिए पूजा करेंगे? हाँ, जो रोजगार की बात हुई थी उसको फुलफिल किया जाएगा।
किया जाएगा। तेज प्रताप को सुन रहे थे, तेज प्रताप को सुन रहे थे। जिस तरह से अब उप मुख्यमंत्री बने हैं उसको लेकर खुशी जाहिर की है। तो आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। नीतीश कुमार ने तो कह दिया 2024 में मोदी को हटा देंगे। उन्होंने कहा 14 में जो आए थे 24 में वो नहीं रहेंगे। लेकिन देश की जनता क्या कह रही है, देश के लोग क्या कह रहे हैं? वो नीतीश के साथ हैं 24 के लिए या मोदी के साथ? वो विपक्ष के साथ हैं या फिर मोदी के साथ? सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं, उस कैलिबर का कोई नेता नहीं है, यहाँ पर डिसीजन मेकर कोई नहीं है। जो कल तक युवा को तेजस्वी पर भरोसा था, आज कहीं न कहीं तेजस्वी पर भी युवाओं का भरोसा उठ जाएगा। और अपने दम पर सरकार बनाना चाहिए था बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार का बिहार में कोई जनाधार नहीं है। युवा रुष्ट है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। मोदी का विकल्प केंद्र में 2029 तक नहीं है, 24 की बात नहीं, 29 तक नहीं है। जब भी बात होगा तो मोदी की ही बात होगी, केंद्र में मोदी रहेंगे। 14 वाला 24 में तो रहेंगे ही, लेकिन नीतीश जी का कोई पता नहीं है। 24 में एकदम पूर्ण बहुमत से मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ क्षेत्रीय पार्टी वाला बात नहीं है कि बिहार में सरकार गिर गया तो दिल्ली में गिर जाएगा। यहाँ क्षेत्रीय पार्टी वाला बात है, केंद्र सरकार वाला बात तो अलग अलग न है। तो वो बात अलग है, ये बात अलग है। अगर कोई जो हम कह दे कि हम ही मुख्यमंत्री बिहार बन जाएंगे, ये कोई तुक है? अब एक बुनियादी सवाल यह है, जरा सोचिए। नीतीश कुमार ने अपनी सियासत की शुरुआत की लालू प्रसाद यादव के साथ, लेकिन नीतीश ने लालू यादव को भी धोखा दे दिया। नीतीश अलग हुए, अलग पार्टी बनाई। उसके बाद नीतीश 17 साल तक बीजेपी के साथ रहे। बीजेपी ने नीतीश कुमार को जीरो से हीरो बनाया, यह बीजेपी का कहना है। नीतीश कुमार के साथ जब कोई नहीं था तो बीजेपी खड़ी थी, और बीजेपी ने नीतीश कुमार को कहां तक पहुंचाया कि नीतीश कुमार की इससे पहले 70 सीटें थी और उसके बाद दोबारा चुनाव हुए तो 40 से ज्यादा सीटें आई। लोकसभा में 16 सीटें जीती। बीजेपी का कहना है नीतीश कुमार को इस वक्त तक यहां तक पहुंचाने में अगर किसी की भूमिका है तो वो बीजेपी की है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह। हमने तो जीरो से हीरो बना दिया। ये जीरो से हीरो पहला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने 63 और 36 के आंकड़े उनके थे और हमारे 63 बनाया। लेकिन 2010 में आकर के फिर उनको पीएम मटेरियल का कीड़ा काटने लगा। तो उनके अगल बगल के लोग कहने लगे आप तो पीएम मटेरियल पीएम बन सकते हैं। अब ये जब काटने लगा तो 2010 में नरेंद्र मोदी उनको सांप्रदायिक दिखे कि आपकी पार्टी छोटी सी थी। बीजेपी उस समय भी इतनी ताकत में थी। यहाँ उस समय के हमारे सारे आदरणीय नेता बैठे हैं, यहाँ सुशील जी बैठे हैं, रविशंकर जी बैठे हैं, गणराज जी बैठे हैं, यहाँ अश्विनी चौबे जी बैठे हैं, राधा मोहन जी बैठे हैं, नंदकिशोर जी बैठे हैं, सब जानते हैं बीजेपी जिस कोने में आपको रखना चाहती उसी कोने में आप टिमटिमाते रुके। लेकिन आपको अपने कंधे पर बैठाकर 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था, जो अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। लेकिन एक बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जो अदावत है, दरअसल यह अदावत बहुत पुरानी है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो दुश्मनी है यह थोड़ी पुरानी है। 2013 के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट बनाए गए एनडीए की तरफ से, तो नीतीश प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एनडीए छोड़कर चले गए थे। उसके बाद दूर रहे, सरकार चलाई आरजेडी के साथ, और उन्हें एहसास हुआ कि तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ तो सरकार नहीं चल सकती। उन्हें एहसास हुआ कि क्या परेशानियां जिसका सामना वो कर रहे हैं अब तक। उसके बाद उन्हें लगा मोदी अच्छे हैं, उन्होंने फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। लेकिन अब फिर नीतीश कुमार छोड़कर तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ सरकार बना चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जो अदावत है ये बहुत पुरानी है।
उस दौर में भी पीएम जब रैली कर रहे थे तो नीतीश कुमार उनके निशाने पर थे और नीतीश कुमार के निशाने पर भी पीएम मोदी रहे। सुनिए जरा दोनों को। बिहार को दुर्भाग्यशाली और इसके अलावे बिहार को बीमारू बताकर चले गए। अब उनको शायद पता नहीं है कि अब बिहार बीमारू नहीं कहलाता, भूल गए बिहार का जो विकास दर है, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न जो इंडिकेटर्स हैं, उस पर बिहार की जो आज स्थिति है, कोई बिहार को बीमारू कहकर अपना मजाक नहीं उड़ाए। भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। ये नए भुजंग प्रसाद, नए चंदन कुमार, पता नहीं कौन किसको जहर पिला रहा है, कौन किसका जहर पी रहा है, लेकिन इतना मुझे पता है, चुनाव समाप्त होते ही ये जहर उगलना शुरू करेंगे और बिहार को बर्बाद करने में जहरीला वातावरण भी आने वाला है। भाइयों बहनों, क्या बिहार को बीमारू से बाहर निकालना है? बिहार को बीमारू से बाहर निकालना है, पक्का निकालना है। तो ये आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली में संबोधित कर रहे थे तो उनके निशाने पर नीतीश कुमार थे। लेकिन बहरहाल नीतीश कुमार आज भले न माने कि बीजेपी ने उन्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन आज नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तेजस्वी यादव ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बिहार की सियासत ने फिर पलटी मारी है नीतीश कुमार की तरह और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन एक और तस्वीर दिखाई दी, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। तेजस्वी यादव आए, झुके, नीतीश कुमार के पांव छुए, नीतीश कुमार ने उन्हें रोका और हाथ मिलाया और फिर गले लगाया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोनों की, ये तस्वीर देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा एक बार इस तस्वीर को, फिर इसके बाद दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के पास पहुंचे चाचा भतीजे, चाचा से भी लंबी अदावत रही पिछले कई साल में, और इस दौरान देखिए जरा, चाचा के पैर छुए और उसके बाद हाथ मिलाया और फिर गले लगे। ये तस्वीर आज की है, 2022 की, जब सत्ता में साथ आए तो फिर गले लग गए। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। सत्ता चीज ही ऐसी है, सत्ता चीज ही ऐसी है, जब जब आती है तो गले भी लग जाते हैं, हाथ भी मिल जाते हैं, अलग होने के बाद फिर पलटू राम हो जाते हैं। देखिए ये वो तस्वीर है जब लालू और नीतीश मिलकर चुनाव लड़े और उसके बाद सरकार बनाई, और ये देखिए ये गले मिल रहे हैं। टू विंडो अगर आप इसे ले सके, नीतीश और लालू गले मिल रहे हैं, तेजस्वी और नीतीश गले मिल रहे हैं। सियासत में ये कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। ये दो तस्वीरें देखिए, ये आप देख रहे हैं, एक तरफ चाचा भतीजे हैं और एक तरफ बड़ा भाई छोटे भाई, सियासत के बड़े भाई छोटे भाई। नीतीश ने तेजस्वी को गले लगाया और उसी तरह जब आरजेडी और जेडीयू साथ लड़े थे तो लालू और नीतीश, ये देखिए लालू उठाने की भी कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार को, लेकिन इस शपथ पर सभी की नजरें थी। आज जो शपथ हुई, इस शपथ पर सभी की नजरें और निगाहें थी। क्यों, ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए जरा, नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। हुआ ये कि दरअसल मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर कभी तेजस्वी यादव की नजर थी, जो 2020 में हासिल करते करते रह गए थे और जिन्हें महज चंद सीटों की कमी की वजह से विपक्ष में बैठना पड़ा था। वजह यह दरअसल कि मुख्यमंत्री बनने की जो कसक है वो आज भी तेजस्वी की बरकरार है। इतना ही नहीं, लेकिन तेजस्वी फिर से एक बार बिहार के डिप्टी सीएम बन गए और उनके डिप्टी सीएम बनते ही यह चर्चा चल पड़ी है कि क्या तेजस्वी यादव की किस्मत पलटने लगी है। वजह इसके पीछे क्या है, ऐसी चर्चा शुरू हुई उनकी पत्नी राजश्री यादव की वजह से। राजश्री यादव तेजस्वी की पत्नी का नाम है। तेजस्वी की जो पत्नी राजश्री है वो उनका लेडी लक भी है, उन्हें लेडी लक भी कहा जाने लगा है, क्योंकि तेजस्वी और राजश्री की जो शादी है अभी साल भी नहीं लगे हुए हैं और तेजस्वी एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन के करीब पहुंच गए। तो कहा जाने लगा है कि तेजस्वी के लिए लेडी लक है राजश्री, उनकी पत्नी। आज शपथ ग्रहण समारोह में राजश्री अपनी सास
और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ शुरू से मौजूद रही और लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इतना ही नहीं, आपको बताऊं कि इस दौरान राजश्री के चेहरे पर चमक साफ देखी जा रही थी, जो मंच पर चल रही हर एक गतिविधि को बड़े ध्यान से देख रही थी। जैसे ही तेजस्वी शपथ के लिए पहुंचे तो चेहरे पर एक नई तरह की खुशी तैरने लगी कि राजश्री अब बिहार के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री की पत्नी थी। मौके का फायदा उठाकर मीडिया ने भी उनसे सवाल कर लिए। उन्होंने इसके जवाब भी दिए, लेकिन एक मंझी हुई सास की तरह राबड़ी देवी ने मीडिया से राजश्री को कैसे बचाया, कैसे बचाव किया, यह भी साफ साफ देखने को मिला। आप खुद देखिए और सुनिए। सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सबको। आज एक नई शुरुआत हुई है। आज एक नई शुरुआत। हाँ जी, हाँ जी। बिहार भाग्यशाली है। अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं और सारे मीडिया के लोगों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए। बिहार के देश राज के लिए बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश। सरकार में आया है काम करने के लिए, नौजवानों के लिए। तो आइए आपको बताऊं कि बैकग्राउंड जो है वो राजनीतिक नहीं है राजश्री का। राजश्री दरअसल दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती और उनके पिता जो हैं वो चंडीगढ़ के एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। तेजस्वी की जो पत्नी है, तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उस दौर की है जिस वक्त शादी हुई दोनों की। तेजस्वी और राजश्री यादव की शादी की तस्वीरें हैं ये। 8 दिसंबर 2021 को दिल्ली में ही हुई उनकी शादी। जो उनकी पत्नी है राजश्री, उनका नाम रेचल एलेक्सिस है। जी हां, तेजस्वी की पत्नी का नाम है रेचल एलेक्सिस, जो क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। और रेचल जो है मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में उनका पैतृक निवास है। एयरलाइंस में एक एयर होस्टेस का काम कर चुकी हैं रेचल। तेजस्वी और रेचल की जो मुलाकात है वो स्कूल में हुई थी जिस वक्त पढ़ाई कर रहे थे, जब दोनों डीपीएस आरके पुरम दिल्ली में पढ़ते थे। दिल्ली में डीपीएस आरके पुरम की पढ़ी हुई है राजश्री, और यह मुलाकात प्यार में बदल गई, बात शादी तक आ गई। हालांकि तेजस्वी के जो माता पिता हैं उनके लिए इसके लिए तैयार नहीं थे शादी के लिए। तेजस्वी के पिता लालू यादव शादी में जाने को भी तैयार नहीं थे। ये वजह थी, शादी में शुरुआत में कुछ मुश्किलें जरूर आई। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं पूरे परिवार की बाइट। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी, क्या कह रहे हैं उनकी पत्नी, क्या कह रही है, सुनिए जरा। तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना। और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है उसको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था, और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। आज जहां पर जब था तो आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, और जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले। जब वक्त था बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जा देने का, विशेष पैकेज देने का, अभी भी तो है ना केंद्र में। अरे इतना तो उनको बोलिए वहां भी धरना दे दें, दिल्ली भी बैठ जाएं, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बैठ जाएं और कम से कम बिहार को उसका वाजिब हक तो दिलाएं। राबड़ी देवी जी कितनी खुश हैं आप उप मुख्यमंत्री हैं? बहुत खुश हैं कि बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। अब ये सरकार मजबूती से चलेगी? बहुत मजबूती से चलेगी, आगे तक 25 तक चलेगी। तो आपने पूरे परिवार को सुन लिया। इधर नीतीश और तेजस्वी ने शपथ ली, उधर सियासतदानों ने बधाई का सिलसिला भी और हमले का सिलसिला भी शुरू कर दिया। देखिए कौन क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव की। नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, अखिलेश यादव ने लिखा। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा यह सिर्फ नई सरकार का गठन नहीं है, सेक्युलर
और लोकतांत्रिक ताकतों का साथ आना है। महबूबा मुफ्ती ने कहा क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देती हैं। महबूबा मुफ्ती यहां भी अपना एजेंडा चलाती रही, यहां भी एजेंडे से पीछे नहीं हटी। नीतीश कुमार की शपथ में भी उन्हें वही सांप्रदायिकता, उन्हें वही लोकतंत्र की दुहाई और वही याद आने लगा। अब लालू की सुपुत्री रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, जनता के नैनों का तारा आज बिहार की सत्ता का बनेगा सितारा। और इसके अलावा एक दिलचस्प ट्वीट किया गिरिराज सिंह ने। गिरिराज की तस्वीर हो तो चलाइए। गिरिराज ने लिखा किसको? क्योंकि लालू प्रसाद यादव का एक पुराना ट्वीट था जिसमें लालू यादव ने नीतीश कुमार को सांप कहा था। उस ट्वीट पर 2017 के उस ट्वीट पर गिरिराज सिंह ने कोट करते हुए लिखा, अब सांप आपके घर में घुस गया है, यानी नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन हो गया है। और लालू यादव ने 2017 में नीतीश कुमार पर हमला करते हुए लिखा था कि जो सांप है वो हर 2 साल में अपनी खाल उतारता है, यानी नीतीश कुमार हर 2 साल में यू टर्न ले लेते हैं, पलट जाते हैं। तो नीतीश पर हमला करते हुए यह बात लालू प्रसाद यादव ने लिखी थी। आइए अब आपको दिखाते हैं, इधर शपथ हो रही थी, उधर बिहार की सड़कों पर हंगामा हो रहा था। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी। तस्वीरें दिखाइए प्रोटेस्ट की एम्बियंस के साथ। बीजेपी सड़क पर बैठी थी। रविशंकर प्रसाद, बड़े बड़े नेता बीजेपी के, मंगल पांडे, ये सब सड़कों पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे इस सरकार के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें, एम्बियंस बढ़ाइए इसका। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सुशील मोदी को आप देख रहे हैं, नित्यानंद राय को देख रहे हैं, राधा मोहन सिंह खड़े हुए हैं। तो ये बीजेपी का प्रोटेस्ट बताने के लिए ये था। बीजेपी बार बार कह रही है कि नीतीश ने विश्वासघात किया है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश ने छला है, बिहार के लोगों के मैंडेट का अपमान किया है, चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा और सरकार बना ली तेजस्वी के साथ। अब जरा सुनिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। आज बिहार को हम स्लीपर सेल नहीं बनने देंगे आतंकवादियों का। आज बिहार में जो लालू जी स्लीपर सेल बनाने की योजना बनाए, आज फुलवाड़ी में जो पीएफआई का हेडक्वार्टर बना, क्या ये पाकिस्तान हो गया? क्या कोई इस्लामिक कंट्री हो गया जहां हम भारत के कानून संविधान को ताक पर रख करके ये वोट के तुष्टीकरण नीतियों के तहत नीतीश कुमार की सरकार और अब तो एक करेला की दूजे नीम चढ़ाए, ये दोनों मिलकर के हम उसका विरोधी हैं। चाहे मुझे जो भी लड़ाई लड़ना पड़े, हम तो राष्ट्रवाद का ध्वज लेके चलते हैं, हम तो विकासवाद का ध्वज लेके चलते हैं। लेकिन कोई तुष्टीकरण करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसका विरोध करेगा। आपकी मंशा क्या है? क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रहूं? लालू जी तो बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं, ये लड़का कब जेल चला जाएगा पता नहीं है। तो मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि लालू जी ने कहा था पलटू राम, बीजेपी ने नहीं कहा था। इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए राजद के नेताओं को भी और सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्हें खुशी इसलिए मिल रही है क्योंकि उनका अपना एजेंडा है। वो 1 साल से हमसे बहुत दुखी थे, इसलिए दुखी थे क्योंकि जब जहरीली शराब से मौतें होती थी तो हम प्रश्न पूछते थे। हम यह कहते थे कि जो इतने भी ये शराब के माफिया हैं, इनका पुलिस के साथ नेक्सस है और इस नेक्सस को ब्रेक कीजिए। तब वो दुखी महसूस करते थे। मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल है और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो रहा है तो हम उनसे तो बात करेंगे, वही उनको चुभती थी। और आइए अब मैं आपको बताऊं, जैसे ही नीतीश और तेजस्वी ने शपथ ली, सोशल मीडिया पर एक मजाक उड़ने लगा। लोग कैसे कैसे मीम्स बना रहे हैं, देखिए जरा। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पंचायत जिन्होंने सीरीज देखी है उसको कोट करते हुए लोग लिख रहे हैं, देख रहा है ना विनोद, आजकल नेता लोगों में भी कितनी जल्दी ब्रेकअप हो रहा है। लोग लिख रहे हैं, नाम पलटू राम ऐसे ही नहीं है। लोग लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना विनोद, नीतीश सबके हैं। एक ने लिखा, अब पलटने का मन कर रहा है। तो ऐसे मीम्स हैं, धोखा देना स्वभाव है हमारा, इस तरह के मीम्स बन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, उससे पहले जरा देखिए कि किस तरह से नीतीश और लालू जो है, नीतीश और लालू वक्त के साथ कैसे बदलते रहे, कैसे पलटते रहे। सवाल बुनियादी ये है, आपको बताऊं कि नीतीश ने सियासी करियर की शुरुआत
जनता पार्टी के दौर से की और लालू प्रसाद के साथ आगे बढ़े, लेकिन एक वक्त आया कि लालू प्रसाद को भी धोखा दे दिया, बीजेपी के साथ आ गए। और जब धोखा दे दिया तो उसके बाद फिर वो कैसे आ गए? वो आ गए बीजेपी के पास, 17 साल तक सरकार बनाई, फिर लालू के साथ आ गए और फिर बीजेपी के साथ आ गए और एक बार फिर आरजेडी के साथ हैं। जरा सुनिए, आपको सुनवाता हूं नीतीश और लालू के वो बयान जो बताते हैं कि एक दौर में जब नीतीश खुद लालू के राज को जंगल राज कहते थे, आज उसी जंगल राज के साथ सरकार बना ली। सुनिए। हम लोगों के आने के पहले क्या हाल था बिहार का, खास करके इन इलाकों का क्या हाल था? शाम के बाद किसी को घर से बाहर निकलने की हिम्मत थी? कितनी घटनाएं घटती थी? सामूहिक नरसंहार का, लोग धन लेने के लिए जो अपहरण करते थे, सांप्रदायिक दंगा, कितना सब कुछ होता रहा। लेकिन जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने कानून का राज कायम किया, जंगल राज से मुक्ति दिलाई, कानून का राज कायम किया। परशुराम पलटते रहते हैं बाद में, वो तो जिम्मेवार वो है जो बोलता था जंगल राज है। बीजेपी और ये दोनों मिल गया, महाजंगल राज आ गया बिहार में। आइए अब मैं एक बड़ी बात बताता हूं। अगर सोचिए कि बिहार में सबसे ज्यादा राज किसने किया? बिहार में सबसे ज्यादा राज करने वाले दो लोग हैं, दो लोग, लालू और नीतीश। अगर उनकी तस्वीर हो तो दिखाइए। लालू और नीतीश अगर जोड़ दें तो लंबे वक्त तक लालू सीएम रहे, उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। दोनों का कार्यकाल जोड़ दें तो लगभग 30 साल से ज्यादा तक, 30 साल सोचिए, 3 दशक, 30 साल से ज्यादा तक अगर कोई सीएम रहा तो आरजेडी और जेडीयू, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। जिस राज्य के सीएम ये दोनों 30 साल से ज्यादा रहे हो, उस राज्य की आज हालत क्या है बताइए? बिहार की हालत यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पीछे, बिहार की हालत यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे, बिहार की स्थिति यह है कि रोजगार के मामले में सबसे पीछे, भुखमरी की स्थिति में देखेंगे देश के मुकाबले तो सबसे पीछे, कुपोषण के हालात में देखेंगे तो देश के मुकाबले सबसे पीछे होगा। यह है बिहार की हालत। तो 30 साल बिहार में लालू और नीतीश की सरकार रही, दोनों ही सीएम रहे। तो बिहार की बर्बादी, बिहार की बदहाली और बेहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? लालू और नीतीश कुमार, यही दो जिम्मेदार हैं। अब फिर से दोनों मिलकर सरकार बना चुके हैं। अब आप सोचिए बिहार का कितना विकास होगा। बिहार फिर उन्हीं हाथों में चला गया है क्या? दोनों एक दूसरे को एक दौर में पानी पी पी कर कोसते थे, आज फिर मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो कैसे सुशासन प्लस जंगल राज एक अच्छी सरकार दे पाएगा? ये बिहार के लोगों को सोचने की जरूरत है। क्या यह संभव है? नीतीश कुमार के सामने अपनी चुनौतियां, और नीतीश कुमार को इन सवालों के जवाब देने चाहिए कि अगर आज बिहार पिछड़ा है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपको बिहार के लोगों को जवाब देना होगा। आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद। और मैं सावधान कर रहा था और आज जनता को आगाह कर रहे हैं कि लालू जी के भाषा में ही 2017 में जो कहे थे कि ये विषैला सांप है, ये सांप उनके गले में क्यों बैठ गया? ये सांप आज क्यों उनके गले में चला गया? ये किस बिल से घुस के सांप घुस गया? ये विषैला सांप जो लालू जी कहते थे, इसके पेट में जहरीला सांप का दांत है। आज भूल गए ये लालू जी, ये सांप डसे ना। हम तो गले में इस सांप को लेकर के लावा दूध पिला रहे थे कि ये सांप को लावा दूध पिलाने की हमारी परंपरा है भारत में। हम लोग नाग पंचमी करते हैं विष को ठंडा करने के लिए, और आज अब ये अपना फन, ये केचुअल बदल करके फिर से अपना फन जो है वहां ले जा करके उनके गले में पहन करके आज जनता को डसने की तैयारी कर रही है। सत्ता में बने रहने का ये उन्होंने फॉर्मूला बनाया है। हो सकता है उनको एहसास होने लगा हो
कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही हो सकता है कि उनको एहसास होने लगा हो कि सत्ता में लंबे अवधि तक बने रहने का ये रास्ता है, पार्टी बदलते रहो, दल बदलते रहो, सिद्धांत के साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहो। तो क्या ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कहा जा सकता है? दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता इन सभी उत्तरों के इंतजार में है और निश्चित रूप से बिहार एक नए परिवेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उभर के खड़ा होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शुरू में बहुत देर बात हो गई कि नीतीश कुमार 24 में मोदी को रोक पाएंगे, हरा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया स्वार्थी लोगों का शॉर्ट सर्किट हो जाता है सियासत में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब दानवीर नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हिस्सा आपने देखा है, अब उनके व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा जिसकी मैं बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल असल में साधु नरेंद्र मोदी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनकी जितनी संपत्ति उनके पास है, पीएमओ की वेबसाइट पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट पर उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का ऐलान कर दिया। और सिर्फ अपनी नहीं, बाकी जो मंत्री हैं उनकी संपत्ति का भी ऐलान किया गया। ये आप देख रहे हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 2021-22। ये आप देख रहे हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और उसके अलावा बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो आप इस वक्त देख रहे हैं जिनके संपत्ति का ऐलान कर दिया गया है। इसमें किसके पास कितनी संपत्ति है। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितनी संपत्ति है? प्रधानमंत्री कार्यालय से बाकायदा ये जानकारी मिली है। जानकारी ये कि 31 मार्च 2022 तक की जो संपत्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसकी जानकारी साझा की गई। प्रधानमंत्री मोदी के पास 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अब इस 2 करोड़ में क्या क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। 2,23,82,504 रुपए की संपत्ति है। प्रधानमंत्री के पास कुल 35,250 रुपए कैश हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं। ये चारों अंगूठियां, इनकी कीमत है 1,73,000 रुपए। साथ ही साथ पीएम ने जो डाकघर में 9,05,000 रुपए जमा करवा रखे हैं। पीएम के नाम से एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जमा हुआ है और 1,89,305 रुपए का एक लाइफ इंश्योरेंस पीएम मोदी के पास है। अधिकतर संपत्ति बैंक डिपॉजिट के तौर पर जमा है। पीएम मोदी किसी बॉन्ड में निवेश नहीं करते हैं। इसके अलावा शेयर या म्यूचुअल फंड में भी उन्होंने निवेश नहीं किया हुआ है। साथ ही साथ एक साल में संपत्ति में 26,13,000 का इजाफा हुआ है। यह है पीएम की संपत्ति का ब्यौरा। तो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, तो प्रधानमंत्री की संपत्ति मैंने आपको बता दी। कुल जमा 2 करोड़ की संपत्ति है, उसमें सब कुछ है, कैश भी है और बाकी जो अंगूठियां हैं वो सब मिलाकर है। लेकिन पीएम जिन राष्ट्र अध्यक्षों से मिलते हैं, बड़े बड़े दुनिया के नेताओं से मिलते हैं, इन्होंने कितना माल जमा करके रखा है, कितना पैसा इनके पास है, कितनी संपत्ति इनके पास है, यह आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री से तुलना के मुकाबले। सबसे पहले देखिए, आपको बताऊं प्रधानमंत्री के पास 2,23,00,000 की संपत्ति है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन पुतिन के पास 74 अरब डॉलर की आलीशान एक महल है पुतिन का। महल के अलावा 19 घर हैं उनके पास, 58 विमान और हेलीकॉप्टर है पुतिन के पास, 741 करोड़ का क्रूज शिप है पुतिन का और 900 महंगी कारें हैं। 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर पुतिन के पास है। 2018 में फोर्ब्स के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे पुतिन। अब आइए जो बाइडेन की बात करते हैं। मोदी जी के पास 2 करोड़ के आसपास संपत्ति है। बाइडेन का देखिए, 25 लाख डॉलर की संपत्ति थी बाइडेन के पास। पत्नी के साथ 1,10,00,000 डॉलर की संपत्ति अलग है पत्नी के पास। 40 लाख डॉलर के 2 घर हैं बाइडेन के पास। 10 लाख डॉलर सरकारी पेंशन है। फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करते हैं इमैनुअल मैक्रो 226 करोड़ की संपत्ति है इमैनुअल मैक्रो के पास। दावा ये 226 करोड़। 12,000 वर्ग फुट का आलीशान घर है उनका। मैक्रो के पास कई लग्जरी कारें भी हैं। और पाकिस्तान के पीएम की बात करते हैं शहबाज शरीफ, 7,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है।
7,000 करोड़ पीएम मोदी की 2 करोड़। पाक के सबसे अमीर शख्स की सूची में शामिल है, पेशे से व्यवसायी भी हैं और इत्तेफाक ग्रुप के मालिक हैं। $1 करोड़ का स्टील समूह भी है उनके पास। यह है उनकी संपत्ति। आइए अब आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री के पास जो संपत्ति थी भी, वो भी उन्होंने दान कर दी। देखिए जरा, लाखों की जो जमीन थी वो भी उन्होंने दान कर दी। पीएम मोदी का राजनीतिक सफर कई दशकों का रहा है। 3 बार गुजरात जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, और एक तरफ आज जब हमारे राजनेता सत्ता के लोभ में आए दिन दगाबाजी करने से बाज नहीं आते, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सफर किसी तपस्या से कम नहीं। पीएम अपने जीवन का हर क्षण देश को समर्पित कर चुके हैं। देश की जनता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की अटूट निष्ठा ही है कि इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में होने के बावजूद पीएम मोदी की छवि पूरी तरह से बेदाग है। और यह बात पीएम मोदी के विरोधियों को भी पता है। सुनिए जरा पीएम को। पैसे किसके थे भाई? ये पैसे किसके हैं? ये पैसे किसके हैं? हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है। दोस्तों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये सिर्फ चुनाव की रैली में दिया भाषण नहीं है, ये फकीरी प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की असली प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। परिवार के बाद स्वार्थ आना स्वाभाविक है, इसलिए परिवार से भी दूरी बना ली और सिर्फ अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे। देश की जनता की सेवा और ईश्वर की भक्ति में लीन पीएम मोदी अब धीरे धीरे वैराग्य की तरफ बढ़ने लगे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम ने अपनी बची कुची संपत्ति भी दान देने की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी में एक और खुलासा हुआ कि पीएम मोदी ने अपने नाम की जमीन को भी दान दे दिया। पीएम के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, यह मैं आपको बताऊंगा। पीएम के पास जो संपत्ति थी वो भी उन्होंने दान कर दी है। देखिए जरा, तो पीएम मोदी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। पहली बात, पीएम के नाम जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है। साथ ही साथ पहले गांधीनगर में पीएम के नाम पर एक संपत्ति हुआ करती थी। 2002 में गुजरात के सीएम रहते उन्होंने ये जमीन खरीदी थी और उसके बाद 3 लोगों के साथ मिलकर इस जमीन को खरीदा था और बाद में पीएम के पास इसकी 1/4 हिस्सेदारी थी। पीएम के हिस्से की जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी, लेकिन उस संपत्ति को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दान दे दिया है। आइए अब मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो गई, लेकिन उनकी कैबिनेट, उनकी टीम में जो लोग हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कोई भी नेता हो, इनकी संपत्ति का भी ऐलान किया गया है। किसके पास कितनी संपत्ति है, मोदी कैबिनेट में जो उनके सिपा सालार हैं, टीम मोदी में जो मंत्री हैं, उनकी कितनी संपत्ति है, यह आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात राजनाथ सिंह की करेंगे। मोदी के 8 कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी संपत्ति घोषित की है, उनमें राजनाथ सिंह भी हैं। राजनाथ सिंह के पास 2 करोड़ 54 लाख की चल संपत्ति है और 2 करोड़ 97 लाख की अचल संपत्ति है। राजनाथ की पत्नी के पास 64 लाख 51 हजार की संपत्ति है। धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री के टीम में अगले मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान के पास 1 करोड़ 83 लाख की संपत्ति है। धर्मेंद्र प्रधान की जो पत्नी है उनके पास 2 करोड़ 92 लाख की संपत्ति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कुल 35 करोड़ 63 लाख की संपत्ति है। सिंधिया की पत्नी के पास 14 लाख 30 हजार की संपत्ति है। जी किशन रेड्डी के पास 1 करोड़ 43 लाख की संपत्ति है। किशन रेड्डी की पत्नी के पास 8 करोड़ 21 लाख की प्रॉपर्टी है। ये टीम मोदी के वो मंत्री जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक अगली खबर में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हरियाणा की खबर है, जो तस्वीरें देखकर आप दहल उठेंगे। बाउंसर की गुंडागर्दी पर आखिर लगाम कब, तस्वीरें दिखाइए। ये आप देख रहे हैं बाउंसर्स बेरहमी से कपल को पीट रहे हैं, बेरहमी से बाउंसर मार रहे हैं। देखिए बुरी तरह से मार रहे हैं बाउंसर एक कपल को। ये
बाउंसर डिस्क में, पब में थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, देखिए तस्वीरें और आप खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे बेरहमी से पीट रहे हैं। सुनिए जरा, देखिए ये देखिए, एम्बियंस दीजिए। लात, घूसों से, थप्पड़ों से, बेरहमी से इस शख्स को पिट रहे। देखिए दूसरी तस्वीर, एक लड़की है जो बीच बचाव कर रही है। ये देखिए, बुरी तरह से मार रहे हैं बाउंसर। ये बाउंसर जिस बेरहमी से मार रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी हरकतों का। ये बाउंसर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहां की खबर है, आइए। ये दरअसल घटना गुरुग्राम की है। गुरुग्राम के क्लब के बाहर ये मारपीट हुई और मूव कीजिए इसे प्लीज। बाउंसरों ने युवक की और युवती की बेरहमी से पिटाई की। युवती के साथ छेड़खानी का युवक ने विरोध किया, यानी युवती के साथ छेड़खानी हो रही थी, उसका विरोध किया तो बाउंसर पर ही युवती के साथ छेड़खानी का आरोप था और बाउंसर से विरोध किया तो ये बाउंसर उसे पीटने लगे। क्लब के मैनेजर के कहने पर युवक की पिटाई की गई वहां और बाउंसरों ने युवक को बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, 7 और 8 अगस्त की देर रात की यह घटना है जिस वक्त यह मारपीट हुई है। गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके में यह क्लब है। पीड़ित पक्ष ने थाने में बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई है इस मामले में। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं इस मामले में दरअसल हुआ क्या है। ये बाउंसर क्या करते हैं, दरअसल ये बाउंसर, ये देख रहे हैं आप, ये पुरानी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी तरह यहां नोएडा में, एनसीआर में भी इसी तरह की तस्वीरें पिछले वक्त में सामने आई थी जब 2022 अप्रैल की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक शख्स को बाउंसरों ने पीटा था और उससे उनकी मौत हो गई थी। नोएडा के गार्डन गैलेरिया में इस बाउंसरों ने पीटा था, तब इस शख्स की मौत हो गई। अगली तस्वीर, पहली तस्वीर दिखाएं। शुरू में जो पहली तस्वीर है वो दिखाइए आप, कि ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो बाउंसर कल्चर है ये बढ़ गया है। ये बाउंसर को रखते हैं पब में, डिस्क में, और उसके बाद ये बाउंसर किस तरह से लोगों से मारपीट करते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है इन बाउंसर्स को रखा जाता है सुरक्षा के लिए। ये बाउंसर कब गुंडे बन जाते हैं, ये बाउंसर अपने आप को पुलिस समझने लगते हैं, अपने आप को कानून समझने लगते हैं, लोगों से मारपीट करने लगते हैं। आपको याद होगा श्रीकांत त्यागी ने भी ऐसे ही बाउंसर रखे थे। तो ये जो बाउंसर कल्चर है ये बहुत खतरनाक और घातक है। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। हम काहे को कहेंगे, उनके भतीजा जो आज साथ में है उन्होंने ही पलटू राम कहा था। अचानक क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार